नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ नैना यादव लेकर हाजिर हूं खास शो आक्रमण। मिडिल ईस्ट में जंग धुआंधार है, मिसाइल से आर पार है, ड्रोन से धमाका है और हर तरफ सिर्फ तबाही और बर्बादी का मंजर है। दुनिया की सांसें थमी हैं क्योंकि सुपर पावर अमेरिका और ईरान के बीच की ये जंग अब उस मुकाम पर पहुंच गई जहां से सिर्फ विनाश का रास्ता जाता है। आपको 3 तस्वीरें दिखाएंगे जो तस्वीरें गवाही दे रही हैं क्या वाकई ट्रंप ने अपनी ही बिछाई बिसात पर खुद को फंसा लिया। कौन सी तस्वीरें हैं आपको दिखाते हैं वो 3 तस्वीरें। क्या अमेरिका ने ईरान से टकराकर अपने इतिहास की सबसे बड़ी गलती कर दी है। पहली तस्वीर, वियतनाम से लेकर अफगानिस्तान तक इतिहास गवाह है कि अमेरिका ने जंग लड़ी तो जरूर लेकिन वो कभी जीत नहीं सका। अरब के तपते रेगिस्तान में क्या नेतन्याहू की छोड़ी हुई आग में अब ट्रंप खुद झुलसकर रह जाएंगे, ये बड़ा सवाल। जो दूसरी तस्वीर नजर आती है, ट्रंप के वो दोस्त जो कल तक तो साथ खड़े थे आज एक एक करके किनारा कर रहे हैं। यूरोप से लेकर एशिया तक अमेरिका के सहयोगी अब उस महायुद्ध की आग से खुद को बचाने में लगे हुए हैं। ट्रंप आज कूटनीति के मोर्चे पर अकेले खड़े हुए नजर आते हैं। सहयोगियों का यह साथ छोड़ना क्या इस बात का संकेत है कि दुनिया को ट्रंप की रणनीति पर भरोसा नहीं रहा। क्या ट्रंप अपने ही आर्ट ऑफ द डील के जाल में बुरी तरह से फंस चुके हैं। जो तीसरी तस्वीर नजर आती है वो और भी ज्यादा गंभीर, सबसे डरावनी है। क्या इस महायुद्ध में खाड़ी देशों का सत्यानाश होकर रहेगा। ईरान की रणनीति बिल्कुल साफ है, वो सीधा सीधा अमेरिका से लड़ नहीं रहा बल्कि वो उन ठिकानों को चुन चुन कर ध्वस्त कर रहा है जहां पर अमेरिका का हित और निवेश है। सऊदी, यूएई और कतर के चमकते शहर आज ईरानी मिसाइलों और ड्रोन के निशाने पर हैं। खाड़ी के शेखों की दौलत और अमेरिका की हट धर्मिता के बीच में अब आम इंसान पिस रहा है। तो ईरान ने ये साफ कर दिया है कि जब तक उसके वजूद पर खतरा रहेगा वो अमेरिकी बेस और उसके मददगारों को चैन से सोने नहीं देगा। तो क्या ये अंत की शुरुआत है? क्या ट्रंप का ईगो और ईरान का इंतकाम पूरी दुनिया को अंधेरे में धकेल देगा? बड़ा सवाल है। चलिए करते हैं शुरुआत आक्रमण की और शुरुआत बड़ी खबर के साथ में। वॉर मेकिंग, ईरान का युद्ध को लेकर बड़ा दावा। तो बड़ी खबर ईरान के युद्ध को लेकर बड़े दावे से जुड़ी हुई। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमले का दावा कर रहा है ईरान। ईरान का कहना है उसने अमेरिका की बड़ी ताकत को ध्वस्त किया है। आईआरजीसी ने क्रूज मिसाइलें दागने का दावा किया। आईआरजीसी ने कहा है कि उसने अब्राहम लिंकन पर हमला किया। यूएसएस अब्राहम लिंकन अमेरिकी पोर्ट, अमेरिकी जहाज और उस जगह पर यह हमला किया गया है जिस जगह पर घेराबंदी का दावा अमेरिका कर रहा था। अमेरिका बड़े दावे कर रहा था कि यूएसएस अब्राहम लिंकन के माध्यम से ईरान की घेराबंदी की, लेकिन ईरान ने उसी घेराबंदी को तोड़ने की तस्वीर पेश की। देखिए यहाँ पर जानकारी ये है, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये यूएसएस अब्राहम लिंकन है, अमेरिका की बड़ी नौसेना की ताकत का एक बड़ा हिस्सा। आप पूरी तस्वीर को देखेंगे ये झुलस रहा है। अब आईआरजीसी ये दावा कर रहा है कि उसने क्रूज मिसाइल दागी है और यूएसएस अब्राहम लिंकन को बड़ा डैमेज किया है, बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ये डैमेज सिर्फ यूएसएस अब्राहम लिंकन को ही नहीं है, ये अमेरिका को बड़ी चोट है। ईरान ने युद्ध को लेकर ये जो बड़ा दावा किया है इसमें यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमले का, ये बड़ा हमला एक तरह से अमेरिका की तमाम रणनीतियों पर है। इतना ही नहीं, एक और बड़ा दावा आईआरजीसी ने किया है। बड़ी खबर आपको बताएं, आईआरजीसी का इजराइल पर बड़ा हमला। आईआरजीसी का इजराइल पर बड़ा हमला हुआ है। यूएस के सैन्य बेस पर भी हमले का दावा किया जा रहा है। मिलिट्री और लॉजिस्टिक ठिकानों पर भी हमले का दावा एक तरह से किया जा रहा है। बड़ी खबर, ये मिलिट्री और लॉजिस्टिक ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं, ये दावा करना है आईआरजीसी का। आईआरजीसी ने कहा है कि एक बार फिर से इजराइल को निशाना बनाया, इजराइल पर बड़ा हमले का दावा है और इजराइल में यूएस के जो अलग अलग ठिकाने हैं, सैन्य बेस, उन पर हवाई हमले किए गए हैं। अमेरिका की जो मिलिट्री लॉजिस्टिक ताकतें थी उन पर हमले का दावा किया गया है। और अगर ऐसा है तो ये मान के चलिए कि ईरान ने एक तीर से कई निशाने किए, एक पंथ कई काज। किस रूप में? इजराइल पर हमला और इजराइल के साथ साथ यूएस की बड़ी ताकतों पर हमला। तो क्या इजराइल या अमेरिका की जो तमाम सैन्य ताकत है ईरान के इन हमलों को रोक पाने में सक्षम नहीं है? ये बड़े सवाल इस दौरान जरूर खड़े होते हैं।
जिस तरह से लगातार हमलों की तस्वीरें सामने आ रही है, ईरान बड़े हमले कर रहा है लगातार इजराइल पर। अब अमेरिका के कभी सैन्य ठिकाने तो कभी यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमला। ये स्पष्ट दर्शाता है कि किस रूप में अब ईरान अमेरिका की बड़ी ताकत को चोट पहुंचा रहा है। इजराइल और अमेरिका की मिसाइलें सिर्फ सैन्य ठिकानों को नहीं तबाह कर रही हैं ईरान में, बल्कि जैसे इंसानियत को ढूंढ रही है। वो तेहरान जिसकी गलियां कभी जिंदगी की रौनक से गुलजार रहती थी, आज वही सिर्फ बारूद का सन्नाटा वहां पर नजर आता है और खौफ का साया है। सवालों के घेरे में अब कूटनीति नहीं, बल्कि वो मासूम जिंदगियां हैं जो इस महाशक्ति की जंग में बेमौत मारी जा रही हैं। क्या जीत का जश्न इन खंडरों के बीच में मनाया जाएगा? आखिर इस तबाही का अंत कहां है? इजराइल और अमेरिका की मिसाइलें अब लक्ष्य नहीं बल्कि इंसानियत को ढूंढ रही हैं। तेहरान की गलियां जो कभी जिंदगी से गुलजार रहती थी, आज वहां सिर्फ बारूद का सन्नाटा है। मिसाइलें बस्ती नहीं देखती, वो मासूम बच्चों के स्कूल नहीं देखती, वो बीमारों के अस्पताल नहीं देखती। बस धुआं, शोला और चीख पुकार कोम और मशहद जैसे ऐतिहासिक शहरों को मलबे में तब्दील कर दिया गया है। ये बारूद की वो बारिश है जिसने एक पूरी पीढ़ी को मिट्टी में मिला दिया है। लेकिन तबाही का असली चेहरा अभी आना बाकी है। नेतन्याहू और ट्रंप ने ईरान की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का फरमान जारी कर दिया है। पानी की सप्लाई कट चुकी है, बिजली स्टेशन राख के ढेर बन चुके हैं। बिना पानी और बिना बिजली के ईरान का नागरिक आज तड़प रहा है। ये सीधे तौर पर एक मुल्क को मध्यकालीन युग में ढकेलने की साजिश है। ईरान के सबसे बड़े तेल डिपो पर ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसी, मानो इजराइल ने ईरान की रगों से उसका खून निचोड़ लेने की कसम खा ली हो। तेहरान की ऊंची ऊंची इमारतें अब कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रही हैं। हर इमारत के मलबे के नीचे एक कहानी दफन है। लोग अपने घर छोड़ रहे हैं, लेकिन भागे तो कहां? हर तरफ मिसाइलों का पहरा है। अमेरिका का आधुनिक घातक जखीरा और इजराइल का बदले का जुनून, इन दोनों ने मिलकर ईरान को दुनिया के सबसे बड़े शमशान में तब्दील कर दिया है। न कोई सुनवाई, न कोई मानवाधिकार का शोर, बस विनाश की एक ऐसी स्क्रिप्ट जिसे दुनिया खामोश होकर देख रही है। इंसानी खून से चलने वाली इस मशीनरी को आखिर कौन रोकेगा? क्या ईरान का अस्तित्व अब सिर्फ इतिहास की किताबों में सिमट कर रह जाएगा? इजराइल और अमेरिका की ये सनक आने वाले वक्त में दुनिया को किस आग में झोंकेगी, ये कोई नहीं जानता। लेकिन इतना तय है कि आज जो ईरान के साथ हो रहा है, वो आने वाले कल की सबसे भयानक चेतावनी है। और आइए बात कर लेते हैं इस समय की अगली बड़ी खबर की। बड़ी खबर, ईरान ने इजराइल पर बड़े हमले का दावा किया है। इजराइल के हदेरा पावर स्टेशन पर अटैक की खबर है। बड़ी खबर, इजराइल के इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होने का दावा भी किया जा रहा है। इजराइल का बिजली सप्लाई फिलहाल सामान्य हो चुका है, ऐसा दावा किया जा रहा है। इजराइल की तरफ से दावा किया जा रहा है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, लेकिन ईरान बड़ा दावा कर रहा है कि इजराइल का जो हदेरा पावर स्टेशन है उस पर हमला किया गया। और उसकी जो तस्वीरें हैं, देखिए, ये जो आपको धुएं का गुबार नजर आ रहा है, आप स्पष्ट तौर से देख पा रहे होंगे, ये वो तस्वीरें हैं। दरअसल ये बताया जा रहा है कि पावर स्टेशन है इजराइल का, जिसका नाम है हदेरा पावर स्टेशन, उस जगह पर बड़ा हमला ईरान की तरफ से किया गया है। और जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, वहां पर डैमेज हुआ, आसमान में काला धुआं नजर आता है, लेकिन इजराइल दावा कर रहा है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से ठीक है। ईरान जो हमलों की बात कह रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बिजली सप्लाई पूरी तरह से सामान्य है, ये दावा इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन ये मान के चलिए, टिट फॉर टैट वाले फॉर्मूले पर अब ईरान नजर आता है, क्योंकि
कुछ इसी रूप में तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर्स को ध्वस्त किया, डैमेज किया इजराइल ने ईरान के अंदर, तेहरान के अंदर अलग अलग फैसिलिटीज को। लेकिन अब उसी तरह से, उसी रणनीति के साथ में ईरान बड़े हमले कर रहा है इजराइल पर, तेल अवीव पर, अलग अलग स्थानों पर। और ये तस्वीर एक बार फिर से ऐसी ही एक फैसिलिटी की। और जंग के बीच में इजराइल ने एक बड़ा फैसला किया है, बड़ी वॉर ब्रेकिंग आई सामने। बड़ी खबर यह है कि तेल अवीव से फ्लाइट ऑपरेशन सीमित करने का फैसला लिया गया है। जंग के बीच इजराइल का यह बड़ा फैसला यह है कि तेल अवीव से जो फ्लाइट ऑपरेशंस हैं वो फिलहाल कंट्रोल्ड वे में होंगी, सीमित होंगी। उड़ानों की जो संख्या है वो सीमित की जाएगी और यात्रियों पर भी पाबंदी लगाई जाएगी। और ये मान के चलिए अब तेल अवीव की तरफ से ये निर्णय लिया जा रहा है कि सुरक्षा की समीक्षा होगी और उसके बाद में ही सख्त प्रतिबंध लागू होंगे। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर फिलहाल प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं और जल्द ही इजराइल के अन्य एयरपोर्ट्स पर भी ऐसी ही बड़ी तस्वीर नजर आएगी। इजराइल ये क्लियर कट कह रहा है कि ऐसे यात्री जिनको ट्रैवल करना बहुत ज्यादा जरूरी हो वो ही ट्रैवल करें, उनके लिए ही एक तरह से फैसिलिटी हो। अन्यथा बाकी जो यात्रियों की तमाम यात्राएं हैं उन्हें सीमित करने की बात कही गई है। फ्लाइट ऑपरेशन को बहुत कंट्रोल करने की बात कही गई है। लिमिटेड एरियाज में और लिमिटेड फ्लाइट नकी का जो कहा जाए वो ही उड़ानें एक तरह से रखी जाएंगी। और मिडिल ईस्ट में जिस तरह से तनाव है उसमें बड़ी खबर यह है कि ईरान की जो मिसाइलें हैं उन मिसाइलों ने इजराइल के भीतर गदर काट रखा है। तेल अवीव, हाइफा, ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर ये कहा जाए कि जमकर तबाही मचा रही है ईरान की मिसाइलें। आसमान से आग बरस रही है और धरती कांप रही है। ईरान का ये प्रहार इतना ज्यादा घातक है कि इजराइल के सबसे सुरक्षित कहे जाने वाले शहर भी आज थर-थर कांप रहे हैं। कोहराम मचा है, सायरन की चीखें गूंज रही हैं और इजराइल का डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी इस बार बेबस नजर आ रहा है। क्या ये इजराइल के अंत की शुरुआत है? ये नजारा देखिए, ईरान की मिसाइलें आसमान को चीरती हुई आ रही हैं। जो डिफेंस सिस्टम दुनिया का सबसे अभेद्य किला माना जाता था वो आज रेत के महल की तरह ढह रहा है। अमेरिकी एयरबेस जो कभी ताकत के प्रतीक थे, उन पर ईरान के ड्रोन मौत बनकर बरस रहे हैं। एयरबेस का गुरूर राख हो रहा है। हर धमाका एक चीख लेकर आ रहा है। ये सिर्फ एक हमला नहीं, ये इजराइल के उस अहंकार पर प्रहार है जिसने मानवाधिकारों को कुचलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। तेल अवीव अब नरक में तब्दील हो चुका है। आसमान में मिसाइलों की गड़गड़ाहट है और जमीन पर लोगों की बेबसी। एयरपोर्ट पर हजारों की भीड़ है, सिर्फ जान बचाने की एक जिद। ऊंची ऊंची इमारतें जो कभी आधुनिकता की मिसाल थीं, अब पल भर में मलबे के ढेर में और इंसानी कब्रगाहों में तब्दील हो रही हैं। इजराइल का कोई कोना ऐसा नहीं बचा जहां कयामत का साया न हो। एक तरफ ईरान की मिसाइलें कहर ढा रही हैं, तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह का बारूद ईरान की बस्तियों को वीरान कर रहा है। युद्ध की भाषा अब सिर्फ धमाका और धुआं है। जिस इजराइल ने दुनिया को अपनी सैन्य ताकत दिखाई थी, आज वो खुद मलबे के नीचे दफन है। ये तबाही उन मासूमों के आंसुओं का हिसाब है जिनका खून बहाया गया। ईरान की मिसाइलें जिस तादाद में बरस रही हैं, उससे साफ है कि ये सिर्फ रक्षा नहीं बल्कि बदले का महासंग्राम है। ईरान के शहर वीरान हो गए हैं, बस्तियां खाक हो गई हैं। इजराइल का गौरव अब राख के ढेर में बदल चुका है। सवाल ये नहीं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, सवाल ये है कि इस कत्लेआम के बाद बचेगा क्या। अमेरिका के एयरबेस राख हो रहे हैं, इजराइल का गुरूर टूट रहा है और मिडिल ईस्ट की जमीन पर अब सिर्फ और सिर्फ मौत का मंजर है। क्या ये युद्ध थमने वाला है या दुनिया को तीसरे महायुद्ध की ओर ढकेला जा रहा है? आने वाला हर पल कयामत के करीब लेकर जा रहा है।
और इस बीच आप ये भी जान लीजिए कि अमेरिका को ईरान किस रूप में बड़े हमले के साथ में दहला रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर ईरान ने दावा किया है कि आईआरजीसी का क्रूज मिसाइल में हमले का ये दावा है। कोस्टल मिसाइल सिस्टम से हमले किए गए हैं अमेरिका की ओर से। फिलहाल कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, तो यानी कि उससे ये स्पष्ट माना जा रहा है कि बड़े हमले एक तरह से आईआरजीसी की तरफ से किए गए हैं। अमेरिका जिस रूप में लगातार ईरान की घेराबंदी का दावा करता रहा है, ये दावा करता रहा है कि किस तरह से हॉर्मुज की खाड़ी में बड़ी घेराबंदी की गई, अरब सागर में ईरान को घेरने के लिए अपनी बड़ी सैन्य ताकत को तैनात किया। लेकिन क्या ये अमेरिका की या सुपर पावर की बड़ी सैन्य ताकत ईरान के आगे पानी कम नजर आती है? क्योंकि आईआरजीसी बड़े हमले कर और ये वीडियो जारी किया गया है। ये वीडियो जारी करते हुए ये स्पष्ट बताया गया कि यूएसएस अब्राहम लिंकन किस तरह से सीधे सीधे ईरान के निशाने पर है। एक तरफ बातचीत की बात कही जाती है अमेरिका की तरफ से, जिसका खंडन करता है ईरान। दूसरी तरफ अमेरिका कहता है कि उसने खासतौर से ईरान की तमाम लीडरशिप को ध्वस्त कर दिया, बड़े अधिकारियों की एक बड़ी फहरिस्त को ध्वस्त कर दिया। तो ईरान की तरफ से किस रूप में दिया गया है जवाब, वो इस एक्शन से नजर आता है। इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान ने एक बार फिर से अमेरिका और इजराइल पर किया है हमला। ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने हमला किया। इस्फहान के कमर्शियल मार्केट पर हमले की खबर सामने आई है। कई दुकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। लगातार ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव किस तरह से जारी है, देखिए अब ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये आपको जो तबाही नजर आती है, दरअसल बताया जा रहा है कि ये इस्फहान का कमर्शियल मार्केट है जहां पर हमला हुआ। अमेरिका और इजराइल मिलकर जिस तरह से ड्रोन अटैक और मिसाइल दागी, उसकी जद में इस्फहान का ये पूरा हिस्सा आया। जिस जगह पर यह हमला हुआ वो कमर्शियल मार्केट है और कई दुकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। चारों तरफ देखिए यहाँ पर दुकानों को बड़े नुकसान की आशंका जताई जा रही है। ये पूरा एक लोकल वेंडर मार्केट था, बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी थी और यही वजह है कि अभी तक इजराइल और अमेरिका जो बड़े दावे कर रहे थे कि उनकी तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं वो सिर्फ ईरान की सैन्य ताकत के लिए है, आम इंसान के लिए नहीं। लेकिन इस्फहान में हुआ ये हमला कुछ और ही हाल बयां करता है। इस्फहान में किया गया ये हमला दर्शाता है कि किस तरह से अब ईरान की आम जनता को भी निशाने पर ले रहा है अमेरिका और इजराइल। कई अलग अलग फैसिलिटीज, कई अलग अलग दुकानों पर इस तरह से हमले किए गए हैं। ग्रोसरी स्टोर्स पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। इस्फहान के इस इलाके में जहां पर मिसाइल दागी गई वो एक लोकल वेंडर मार्केट था। क्या सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी दी हुई डेडलाइन के जाल में फंस गए हैं? 4 दिन 4 बयान और 4 अलग अलग रुख। कभी ट्रंप ये कहते हैं कि भाई युद्ध तो खत्म होने वाला है, तो कभी 48 घंटों में ईरान को अंधेरे में डुबोने की धमकी दे देते हैं। लेकिन जब दुनिया की सांसें थमी थी तब ट्रंप गोल्फ खेल रहे थे और एल्विस प्रेस्ली के घर की सैर कर रहे थे। आखिर ट्रंप के दिमाग में चल क्या रहा है? क्या ये कूटनीति है या सिर्फ ध्यान भटकाने की रणनीति? ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जंग अब उस मोड़ पर आ गई है जहां एक गलती पूरी दुनिया को महायुद्ध की आग में झोंक सकती है। ट्रंप ने हुंकार भरी थी, अल्टीमेटम दिया था 48 घंटे का। शर्त थी हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलो वरना ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया जाएगा। ट्रंप की धमकी सीधी थी, ईरान को अंधेरे में डुबो देंगे। दुनिया को लगा कि हमला बस होने ही वाला है, लेकिन अगले ही पल ट्रंप गोल्फ कोर्स में नजर आए। फ्लोरिडा के मारे-लागो रिसोर्ट में ट्रंप सुकून के पल बिता रहे थे जब मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध फैल रही थी। सुबह जब दुनिया भर के शेयर बाजार ईरान युद्ध के खौफ से कांप रहे थे, तब ट्रंप ने एक नया दांव चला। अचानक हमलों की जगह बातचीत के सुर निकले। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के साथ रक्षात्मक बातचीत हो रही है और हमलों को 5 दिन के लिए टाल दिया गया है। ट्रंप के मुताबिक वो समझौता करना चाहते हैं, हम भी समझौता करना चाहते हैं। कई अहम बिंदुओं पर सहमति बन गई है। ईरान के पास एक और मौका है। लेकिन सस्पेंस देखिए, एक तरफ ट्रंप अच्छी बातचीत का दावा कर रहे थे, तो दूसरी तरफ ईरान ने साफ कह दिया कि अमेरिका के साथ ऐसी कोई बात नहीं हुई है। तो क्या ट्रंप किसी अदृश्य नेता से बात कर रहे थे?
या फिर ये उनकी किसी अदृश्य रणनीति का हिस्सा है जिसे वो आर्ट ऑफ द डील कहते हैं। ईरान के साथ टेंशन के बीच ट्रंप टेनेसी पहुंचे, जहां उन्होंने नेशनल गार्ड को संबोधित किया, लेकिन उनका ध्यान ईरान से ज्यादा एल्विस प्रेस्ली के घर ग्रेसलैंड की सैर पर था। ट्रंप ने मेम्फिस में अपराध कम होने का श्रेय नेशनल गार्ड को दिया, लेकिन हकीकत ये है कि जमीन पर जंग रुकी नहीं है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हवाई हमले जारी हैं। ईरानी ड्रोन और मिसाइलों का अमेरिकी बेस पर हमला होता रहा। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही अब भी ठप है। ट्रंप के इन विरोधाभासी बयानों ने सहयोगियों को भी उलझन में डाल दिया है। क्या 5 दिन बाद ईरान झुक जाएगा या फिर यह खामोशी किसी बड़े तूफान की आहट है? ट्रंप ने गेंद अब ईरान के पाले में डाल दी है, लेकिन उनकी अपनी ही डेडलाइन उन पर सवाल खड़े कर रही है। ट्रंप का ये हॉट एंड कोल्ड रवैया नया नहीं है, लेकिन इस बार दांव पर ग्लोबल इकोनॉमी और लाखों लोगों की जान है। क्या ये 5 दिन का ब्रेक शांति लाएगा या फिर ये बड़े हमले की तैयारी है? अब जानकार कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ इस जंग में आकर बुरी तरह से फंस गए हैं। सोचा था इजराइल का साथ देंगे, लेकिन अब अमेरिका लगातार हाथ पैर मार रहा है कि वो इस जंग से बाहर निकले। कभी पीस प्लान का जिक्र होता है तो कभी अन्य देशों को साथ में आने की बात। वजह भी है क्योंकि नाटो कंट्रीज पूरी तरह से साथ छोड़ चुकी हैं और अमेरिका के जो तमाम साथी थे वो भी एक एक करके अब अमेरिका से मुंह मोड़ चुके हैं। लेकिन ईरान ने तो अमेरिका को एग्जिट प्लान के लिए पूरी तरह से बाउंडेड करके रखा है कि वो निकल नहीं सकते, और यही वजह है कि ईरान ने कई बड़े प्लान तैयार किए हैं। आपको बताते हैं वो 7 अलग अलग चरण, ईरान के 7 वॉर प्लान आखिर क्या नजर आते हैं और क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि ये वॉर प्लान जिसकी वजह से अमेरिका के प्राण संकट में है। पहला प्लान समझिए, ईरान ने एसिमेट्रिक वॉरफेयर से अमेरिका को घेरने की पूरी तरह से रणनीति तैयार कर ली है और इसी के माध्यम से वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। अब जो दूसरा प्लान ईरान का नजर आता है उसके अनुसार सीधे सीधे युद्ध में नहीं बल्कि कई प्रॉक्सीज को और छिपे हमलों पर फोकस एक तरह से है। यही वजह है कि सिर्फ इजराइल में नहीं बल्कि दुनिया के कई अलग अलग देशों में भी अब ईरान के समर्थित प्रॉक्सीज एक्टिव हो चुके हैं जो अमेरिका की टेंशन बढ़ा रहे हैं। अब तीसरा प्लान समझिए ईरान का। खबर है कि अमेरिका के अंदर भी स्लीपर सेल्स को अब एक्टिव किया जा सकता है। यही एक बड़ा खतरा एक तरह से जताया जा रहा है जिसकी चिंता अब डोनाल्ड ट्रंप को जरूर सताने लगी है क्योंकि उनकी तमाम रणनीतियां फेल हो चुकी हैं। अब जो चौथा प्लान तैयार किया है ईरान ने, ड्रोन और कोडेड मैसेज के जरिए हमलों की आशंका एक तरह से और बढ़ती नजर आती है और यही वजह है डोनाल्ड ट्रंप अब चिंतित हैं कि आखिर आगे की रणनीति क्या तैयार की जाए। लेकिन ईरान ने तो बड़ी प्लानिंग करके रखी है। 5वां प्लान नजर आता है हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद करके वैश्विक तेल सप्लाई को झटका देने की प्लानिंग है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था पहले ही टूटी हुई है, पहले ही चिंता का सबब है। अगर ऐसा हुआ तो आने वाले वक्त में दिवालिया हो जाएगा। अब जो 6वां वॉर प्लान है ईरान का, तेल की कीमत $200 प्रति बैरल तक पहुंचने की भी एक तरह से संभावना है क्योंकि ईरान लगातार इसकी बड़ी धमकी देता हुआ नजर आता है। जो 7वां प्रण है वह लंबी लड़ाई में अमेरिका को उलझा कर रखने का। अगर ऐसा होगा तो आर्थिक राजनीतिक नुकसान अमेरिका को बहुत ज्यादा होगा और यही तो लक्ष्य एक तरह से ईरान का है। तो ये वो तमाम रणनीतियां हैं जिसके माध्यम से ईरान एक तरह से अमेरिका को घेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर इजराइल की रक्षा मंत्री से जुड़ी हुई। इजराइल के रक्षा मंत्री ने बड़ा दावा किया है कि अब तक ईरान के लगभग 15,000 से ज्यादा बम गिराए गए हैं। ये बड़ा दावा है इजराइल के कॉर्ट्स का। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा पिछले साल जो युद्ध हुआ उससे तो 4 गुना ज्यादा बमबारी अभी तक इजराइल कर चुका है ईरान पर, और 1 नहीं 2 नहीं 1 या 2,000 भी नहीं बल्कि 15,000 से ज्यादा बम गिराए गए हैं। ये इजराइल की तरफ से जानकारी दी गई है। ये मान के चलिए कि एक तरफ ईरान शेर बन रहा है तो इजराइल उसमें सवा शेर है, या फिर अगर इजराइल शेर बन रहा है तो ईरान उसमें सवा शेर यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है क्योंकि कोई भी रुकने को, थकने को या पीछे हटने को तैयार बिल्कुल नजर नहीं आता। और यही वजह है कि ये इस पूरे युद्ध को और भी ज्यादा गंभीर और तनावपूर्ण बना रहा है। चलिए बढ़ेंगे आगे। एक और बड़ी खबर, इजराइल का लेबनान पर भी बड़ा हमला।
इजरायल ने एक बार फिर से लेबनान पे बड़ा हमला किया है। दक्षिण बेरूत पर आईडीएफ ने बड़ा अटैक किया है। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हमले के दावे किए जा रहे हैं। कमांड सेंटर और फ्यूल स्टेशन को भी बड़ा नुकसान है, ये दावा एक तरह से किया जा रहा है। एक बार फिर से हिजबुल्लाह के अलग अलग ठिकानों पर इजरायल ने हमला किया, क्योंकि यही प्रॉक्सीज, यही सपोर्टिंग ग्रुप्स अब इजरायल की चिंता और बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह कोई एक ऐसा कुछ लोगों का समूह नहीं, बल्कि ये विचारधारा है। इजरायल एक खेप को मिटाता है तो उसके पीछे 10 खेप और खड़ी हुई नजर आती हैं, और यही चिंता एक तरह से अमेरिका और ईरान को है। नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप बार बार इसी रूप में चिंतित है कि आखिर ये प्रॉक्सीज कैसे कंट्रोल होगी, और इसी की वजह से दक्षिण बेरूत पर आईडीएफ ने कई बड़े हमले किए। कमांड सेंटर को निशाना बनाया, फ्यूल स्टेशन को निशाना बनाया और जमकर नुकसान पहुंचाते हुए वहां पर डैमेज करने का दावा एक तरह से किया जा रहा है। ये तस्वीरें भी उसके सामने आई जिस रूप में अलग अलग ठिकानों पर ये हमले किए गए हैं। क्या दुनिया के सबसे शक्तिशाली शख्स डोनाल्ड ट्रंप अपने बने हुए डेडलाइन के जाल में फंस गए हैं? एक तरफ ईरान को 48 घंटों में अंधेरे में डुबोने की धमकी थी, तो दूसरी तरफ रॉक एंड रोल के बादशाह एल्विस प्रेस्ली के घर की सैर। जब दुनिया की नजरें ईरान पर होने वाले अमेरिकी हमलों पर टिकी थी, तब ट्रंप ग्रेसलैंड में दिखाई दिए। सवाल बड़ा यह है कि क्या ट्रंप को एहसास हो गया है कि ईरान से टकराना इतना भी आसान नहीं? क्या 15 बिंदुओं वाली उनकी जो कूटनीति थी वो सिर्फ वक्त काटने का जरिया भर है? मेम्फिस की सड़कों पर जब ट्रंप का काफिला एल्विस प्रेस्ली के ऐतिहासिक घर ग्रेसलैंड की तरफ बढ़ रहा था, तब वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक फोन की घंटी घनघना रही थी। खबर थी कि इजरायली पीएम नेतन्याहू और ट्रंप के बीच सीधी बात हुई है। ट्रंप एल्विस के हर्ट गाने की तारीफ कर रहे थे, लेकिन मिडिल ईस्ट के सीने की धड़कनें बढ़ी हुई थी। ट्रंप ने दावा किया कि 15 पॉइंट्स तय हो चुके हैं, लेकिन ये 15 पॉइंट्स क्या हैं? क्या ईरान झुक गया है या फिर ट्रंप ने पीछे हटने का रास्ता ढूंढ लिया है? ट्रंप की इस कूटनीति को ईरानी मीडिया ने दबाव में लिया गया फैसला करार दिया। तेहरान का कहना है कि ट्रंप अपनी ही 48 घंटे की डेडलाइन में फंस गए थे, और जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने 5 दिन का नया बहाना ढूंढ लिया, क्योंकि ईरान कह रहा था कि अमेरिका के साथ कोई ठोस बातचीत नहीं हुई है। ट्रंप सिर्फ दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ट्रंप के लिए ये अब नहीं तो कभी नहीं वाला मोड़ है। शेयर बाजार तो उनकी बातों से झूम रहा है। तेल की कीमतें गिर गईं। निवेशकों को लगा कि जंग टल गई, लेकिन क्या वाकई? या फिर ट्रंप सिर्फ अपनी साख बचाने के लिए वक्त खरीद रहे हैं? ट्रंप अब वॉशिंगटन लौट चुके हैं। ग्रेसलैंड का सुकून पीछे छूट गया है और सामने है 5 दिन का वो खतरनाक काउंटडाउन। अगर इन बचे हुए दिनों में ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट नहीं खोला, तो क्या ट्रंप सच में ईरान के एनर्जी सेक्टर को तबाह कर देंगे? ट्रंप ने कहा कि एल्विस का हर्ट उनका पसंदीदा गाना है, लेकिन कूटनीति के जानकारों का कहना है कि इस वक्त ट्रंप को इट्स नाउ और नेवर गाना चाहिए, क्योंकि उनकी ढुलमुल नीति अमेरिका की साख को खाक में मिला सकती है। ईरान की अपनी शर्तें हैं और ट्रंप की अपनी जिद। इस बीच फंसी है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था। ट्रंप की एक ग्रेसलैंड डिप्लोमेसी सफल होगी या उनकी सबसे बड़ी रणनीतिक फेलियर साबित होगी, ये अगले कुछ घंटों में साफ हो जाएगा। तो क्या ट्रंप ने खुद के लिए गड्ढा खोद लिया है, या फिर ये एल्विस प्रेस्ली के दीवाने का कोई नया मास्टर स्ट्रोक है जिसे तेहरान समझ नहीं पा रहा है? दुनिया की नजरें अब वॉशिंगटन पर हैं, क्योंकि यहां से निकलने वाला हर बयान अब युद्ध और शांति के बीच लकीर तय करेगा। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग की बड़ी खबर। इजरायल के हदेरा पावर प्लांट पर बड़े हमले की खबर सामने आ रही है। ईरान ने एक बार फिर से किया है बड़ा हमला इजरायल पर। बड़ी खबर यह है कि पावर प्लांट पर अटैक किया है ईरान ने, और पावर प्लांट पर
धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया है। जानकारी है कि हमले में किसी को नुकसान नहीं हुआ, हाँ, लेकिन यहाँ पर पावर प्लांट को जरूर डैमेज किया गया है। और इस पावर प्लांट पर हमले के बाद में जानकारी यह है कि इलाके में लगातार ब्लैकआउट रहा है। इसके पहले भी इजराइल के अलग अलग पावर प्लांट को यूं ही निशाना एक तरह से ईरान ने बनाया और ये एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। IRGC लगातार पावर प्लांट पर हमले कर रहा है। समझिए, जिस तरह से रूस ने यूक्रेन के तमाम पावर प्लांट को ध्वस्त कर दिया, उसी तर्ज पर उसी फॉर्मूले को ईरान अपना रहा है और बड़े हमलों को अंजाम देते हुए पावर प्लांट पर एक तरह से हमले किए जा रहे हैं ताकि मौसम की मार भी यहाँ पर सीधे सीधे पड़ती हुई नजर आए। और जनता जब प्रभावित होगी तो जनता अपने हुक्मरानों से सवाल पूछेगी कि जिस जंग में उन्हें अप्रत्यक्ष तौर पे झोंका गया उसमें आखिर उनका क्या गुनाह था। सरकार पर दबाव डाला जाएगा, सवाल पूछे जाएंगे। क्या यही रणनीति एक तरह से ईरान की नजर आती है? बड़ी खबर यही है कि इजराइल के हदेरा पावर प्लांट पर ईरान ने हमला किया है। ईरान ने पावर प्लांट पर अटैक किया और धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया। तस्वीरें आपके सामने हैं। इसके पहले भी इसी तरह से हमले की तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही थी। एक बार यही हालात फिर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की तरफ। ईरान के अल्बोज पर बड़े हमले की खबर सामने आ रही है। इजराइल की फाइटर जेट्स ने बड़ा अटैक किया है। तो बड़ी खबर यह है कि ईरान के अल्बोज पर बड़ा अटैक हुआ है। इजराइल के कई फाइटर जेट्स पूरी तरह से यहाँ पर तबाह हुए हैं। तेहरान के पश्चिम में अल्बोज इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पर हमले की खबर है। आसमान में धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया। देखिए अब किस तरह से इजराइल की तरफ से हमला किया गया। यहाँ पर चारों तरफ से धुएं का गुबार, चिंगारी और आग की लपटें नजर आई थी। ये ईरान का अल्बोज है। ये ईरान का अल्बोज जिस जगह पर हमला किया गया है, इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता है, उस जगह को टारगेट एक तरह से किया गया है इजराइल की तरफ से। इजराइल का फाइटर जेट जिसने इस हमले को अंजाम दिया और बताया जा रहा है कि चारों तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही थी। इसी रूप में बड़े हमले लगातार किए जा रहे हैं, कभी ईरान तो कभी इजराइल की तरफ से। धमाकों की गूंज है, कई किलोमीटर तक, कई मीलों तक सुनाई दी और इस धमाके से आसपास के इलाकों में भी दहशत का माहौल है। रात के अंधेरे में सिर्फ और सिर्फ ये तबाही का मंजर लोगों की आंखों में खौफ पैदा कर रहा है। क्या मिडिल ईस्ट की जंग अब क्लाइमेक्स पर पहुंच गई है? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने वो कर दिखाया जिसे दुनिया नामुमकिन मान रही थी? न्यूयॉर्क टाइम्स की एक सनसनीखेज रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। अब खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 15 सूत्री शांति प्रस्ताव भेजा और चौंकाने वाली बात तो ये कि इस डील का रास्ता वॉशिंगटन या तेहरान से नहीं बल्कि इस्लामाबाद से होकर गुजर रहा है। पाकिस्तान की सेना प्रमुख इस महाडील के मध्यस्थ बने और आज हम आपको बताएंगे ट्रंप की उस सीक्रेट फाइल के पन्नों के बारे में जिसने इजराइल से लेकर ईरान तक को बेचैन करके रखा है। जंग के चौथे हफ्ते में ट्रंप ने वो कार्ड खेला जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि अमेरिका ने ईरान को एक विस्तृत 15 सूत्री शांति योजना भेजी, लेकिन ट्विस्ट ये कि प्रस्ताव पाकिस्तान के जरिए तेहरान पहुंचाया गया है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख इस वक्त ट्रंप और ईरान के बीच ब्रिज का काम कर रहे हैं। दरअसल ट्रंप का मास्टर प्लान है कि ईरान अपना सारा संवर्धित यूरेनियम अंतर्राष्ट्रीय कंट्रोल में सौंपे। ईरानी धरती पर संवर्धन पूरी तरह से बंद होगा। हॉर्मुज स्ट्रेट को तुरंत और पूरी तरह से खोलना होगा और हिजबुल्ला और हमास जैसे गुटों को मदद बंद करनी होगी। ट्रंप सिर्फ शर्त नहीं थोप रहे
बल्कि ईरान को एक सुनहरे भविष्य का लालच भी दे रहे हैं। अगर ईरान इन 15 शर्तों को मान लेता है तो अमेरिका ईरान की गर्दन से प्रतिबंधों की फांसी का फंदा हटा लेगा। सामने बढ़ाओ। प्रस्ताव के अनुसार ईरान को बुशर जैसे नागरिक परमाणु ऊर्जा केंद्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद दी जाएगी, यानी बिजली बनाइए लेकिन बम नहीं। इस डील के तहत 1 महीने के सीक्रेट युद्ध विराम की भी चर्चा है, ताकि मेज पर बैठकर अंतिम मुहर लगाई जा सके। हॉर्मुज की नाकेबंदी से दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और ट्रंप जानते हैं कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए इस नाकेबंदी को हटाना कितना जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इजरायल को यह डील मंजूर है? ट्रंप और नेतन्याहू के बीच फोन पर लंबी बात हुई, लेकिन इजरायल ने अभी तक आधिकारिक तौर पर चुप्पी साध रखी है। उधर तेहरान से खबरें आ रही हैं कि वहां का आला अधिकारी कुछ मुद्दों पर लचीला रुख दिखाने को तैयार हैं। क्या ईरान अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए परमाणु जिद छोड़ने को तैयार होगा? ट्रंप की कूटनीति उनकी पुरानी आर्ट ऑफ डील की याद दिलाती है। एक तरफ 48 घंटों की डेडलाइन है तो दूसरी तरफ प्रतिबंध हटाने की जिद। अगर ये 15 सूत्री फॉर्मूला कामयाब रहा तो ट्रंप इतिहास के सबसे बड़े पीस मेकर बन सकते हैं, और अगर ईरान ने इसे ठुकरा दिया तो फिर अगला कदम सिर्फ और सिर्फ महायुद्ध होगा। तो क्या 5 दिनों का काउंटडाउन इसी महाडील की तैयारी है? अब दुनिया की नजरें तेहरान के जवाब पर टिकी हैं। क्या ये शांति का आगाज है या किसी बड़े धमाके से पहले की खामोशी? क्या मिडिल ईस्ट की ये जंग डोनाल्ड ट्रंप के लिए खतरे की घंटी बन चुकी है? क्या अब उन्हें अमेरिका में अपनी सत्ता डगमगाती और सिंहासन हिलता हुआ नजर आ रहा है? और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप अब इस पूरी जंग का ठीकरा अलग अलग तरह से फोड़ते हुए नजर आते हैं। हाल ही में हमने देखा था कि किस तरह से डिफेंस सेक्रेटरी हेड पेक्सेट के ऊपर एक तरह से उन्होंने बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इस जंग में आने का निर्णय एक तरह से हेक्सेट का ही था। पिट हेक्सेट पर सीधे सीधे आरोप लगाए, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि हकीकत भी यही है कि अमेरिका में जब जब युद्ध की बात हुई या अमेरिका जब भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी जंग का हिस्सा बना तो सबसे पहले रक्षा मंत्री की ही कुर्सी पर खतरा रहा। ये एक बड़ा इतिहास रहा है। आइए आपको बताते हैं कि किस तरह से इतिहास के पन्नों में जब जब अमेरिका का नाम युद्ध के साथ में कनेक्ट हुआ तो सबसे पहले कुर्सी गई तो रक्षा मंत्री की। पहला नाम आता है रॉबर्ट मैकनामारा का। वियतनाम युद्ध का मुख्य योजनाकार दरअसल इन्हीं को एक तरह से माना जाता रहा है। युद्ध में अमेरिकी सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। वियतनाम युद्ध काफी लंबा खिंचा और उसके बाद में 1968 में उन्हें पद छोड़ना पड़ा। जो तत्कालीन सरकार थी उन्होंने बाकायदा औपचारिक रूप से इसे ट्रांसफर बताया, लेकिन हकीकत ये थी कि इस पूरे युद्ध का ठीकरा एक तरह से रॉबर्ट पर ही पड़ा। अब आइए दूसरा नाम आपको बताती हूँ, डोनाल्ड रम्सफेल्ड। इराक का युद्ध, इस दौरान डोनाल्ड रम्सफेल्ड उस दौरान बड़ी जिम्मेदारी में बड़े ताकतवर चेहरे के तौर पर माने जाते थे। युद्ध लंबा खिंचा तो इसके बाद में हिंसा बढ़ती चली गई और उसकी वजह से उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। 2006 के मिड टर्म इलेक्शन के बीच में रिपब्लिकन पार्टी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने रम्सफेल्ड का इस्तीफा तक मांगा। अब तीसरा नाम आपको बताते हैं। जो तीसरा नाम जिनकी कुर्सी चली गई वो थे चक हेगल। ओबामा सरकार के दौरान ISIS क्राइसिस को लेकर जो विवाद हुआ उसमें रणनीति को लेकर चक हेगल और व्हाइट हाउस के बीच में मतभेद की खबर सामने आई। मिडिल ईस्ट की नीति और सीरिया में दखल अंदाजी को लेकर असहमति बढ़ती चली गई। ओबामा ने चक हेगल से इसके बाद में इस्तीफा मांग लिया।
अब जो चौथा नाम आता है वो नाम आता है जेम्स मैटिस का। जेम्स मैटिस ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ में काम किया है। पिछली बार जब सीरिया से अचानक से सैनिकों की वापसी हुई, उस फैसले से मैटिस नाराज हो गए थे और मैटिस ने यह माना था कि सहयोगियों को बीच युद्ध में छोड़ दिया गया। ट्रंप की पॉलिसी से मतभेद के कारण मैटिस ने इस्तीफा दे दिया। अगला नाम आता है वो आता है मार्क एस्पर का। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के ही कार्यकाल के दौरान रक्षा मंत्री मार्क एस्पर सीधे तौर पर किसी एक युद्ध में हार के कारण नहीं हटे, लेकिन सैन्य अभियान या घरेलू प्रदर्शनों में सेना के इस्तेमाल पर मतभेद जरूर रहा। अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ में मतभेद भी रहे और ये भी अपने आप में एक बड़ी वजह रही। साल 2020 में उन्हें पद से हटा दिया गया। तो क्या अब अगला नाम जो है वो पीट हेग्सेथ का होगा, क्योंकि जिस तरह से अभी इजराइल और ईरान के साथ में अमेरिका की बड़ी भूमिका इस युद्ध में रही, तो उन्हीं की ही बड़ी भूमिका नजर आती है। पीट हेग्सेथ दरअसल ये कहा जाए बड़ी जिम्मेदारी में डिफेंस सेक्रेटरी के तौर पर माने जाते हैं और इजराइल के साथ में उनकी एक पर्सनल खुन्नस नजर आती है। कई रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं और यही वजह है कि माना जा रहा है कि क्या अगला नंबर पीट हेग्सेथ का होगा। अब वो देखने वाली बात है, लेकिन चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। इस समय की अगली बड़ी खबर है वॉर ब्रेकिंग। ईरानी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि ईरान ने पाकिस्तान के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, बातचीत के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। ईरान नहीं चाहता कि युद्ध समाप्त हो। अमेरिका का शांति प्रस्ताव ईरान को बिल्कुल स्वीकार नहीं है। ईरान ने कहा सीज फायर हमारी शर्तों पर होगा। ईरान ने अमेरिका के आगे शर्तें रखी थी। दुश्मन देशों की तरफ से टारगेट किलिंग बंद की जाएगी। ईरान ने कहा भविष्य में जंग फिर से थोपी ना जाए। ईरान ने कहा कि युद्ध में जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा दिया जाए। अगर इन बिंदुओं पर अमेरिका बातचीत के लिए तैयार है तो हम भी युद्ध विराम के लिए तैयार हैं, लेकिन युद्ध विराम होगा तो हमारी शर्तों पर होगा। ईरान का क्लियर कट मैसेज है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये दबाव बना रहे थे कि युद्ध विराम हम करवाएंगे। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बातचीत चल रही है, 5 दिनों की युद्ध विराम की बात रही, उससे भी पूरी तरह से ध्वस्त ईरान की तरफ से किया जा चुका है। अब एक बार फिर से खबर आई कि मध्यस्थता जो लोग कर रखे हैं, ईरान ने उन तमाम मध्यस्थता को ठुकरा दिया। ईरान ने कहा कि हम युद्ध समाप्त अपनी शर्तों पे करेंगे, अमेरिका की शर्तों पे नहीं। अमेरिका का शांति प्रस्ताव ईरान को स्वीकार नहीं है। ईरान ने कहा हमारी शर्तों पर ही सीज फायर होगा। अमेरिका के आगे नई शर्तें रखी, जिसमें दुश्मन देशों की तरफ से टारगेट किलिंग बंद करने, भविष्य में जंग फिर से ना थोपी जाने, युद्ध से हुए नुकसान के मुआवजे दिए जाने की मांग एक तरह से ईरान ने की है। मिडिल ईस्ट के आसमान में मिसाइलें उड़ रही हैं, ड्रोन से धमाके हो रहे हैं, लेकिन एक सवाल पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है। ईरान अमेरिका और इजराइल के साथ में जंग लड़ रहा है, लेकिन निशाना खाड़ी के देशों को बना रहा है। कतर के गैस प्लांट पर हमला होता है, सऊदी और यूएई के रिहायशी इलाकों में ड्रोन गिरते हैं, लेकिन ये देश पलटवार आखिर कर क्यों नहीं रहे? क्या ये खाड़ी देशों की बुजदिली है या फिर अरब के शेखों का कोई बहुत बड़ा मास्टर प्लान? आखिर क्यों बहरीन, कुवैत और ओमान जैसे देश जख्म खाकर भी शांत हैं? जंग अमेरिका और ईरान की है, लेकिन बारूद खाड़ी के देशों के आंगन में गिर रहा है। जब इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड को दहलाया, तो ईरान ने उसका बदला इजराइल से नहीं बल्कि कतर के रास लाफान ऊर्जा परिसर पर हमला करके लिया। ये दोनों दुनिया के सबसे बड़े गैस भंडार का हिस्सा है। अट्ठाईस फरवरी से शुरू हुई इस जंग में ईरान ने जानबूझकर नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया ताकि इन देशों की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ी जा सके। लेकिन हैरान करने वाली बात यह कि इतने उकसावे वाली कार्रवाई के बाद भी किसी खाड़ी देश ने ईरान की तरफ एक गोली तक नहीं चलाई। आखिर खाड़ी देश क्यों नहीं लड़ना चाहते? एक्सपर्ट्स की माने तो इसके पीछे गहरी रणनीतिक सोच है। सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिसी के अनुसार खाड़ी देशों के लिए ये उनकी जंग है ही नहीं। सवाल उठता है कि आखिर क्यों पलटवार नहीं कर रहे हैं? खाड़ी की तरक्की तेल, पर्यटन और विदेशी निवेश पर टिकी है। एक छोटा सा युद्ध भी इसे खत्म कर सकता है। खाड़ी देशों को डर है कि अगर उन्होंने पलटवार किया तो वो एक दशक से सीधे टारगेट बन जाएंगे। उनके पास खोने के लिए बुर्ज खलीफा जैसी इमारतें, करोड़ों के बिजनेस हैं, जबकि ईरान पहले से ही प्रतिबंधों की मार झेल रहा है। लेकिन क्या ये खामोशी भारी पड़ सकती है?
रिपोर्ट्स के अनुसार पलटवार ना करके खाड़ी देश ईरान को गलत सिग्नल दे रहे हैं। अगर आप जवाब नहीं देते तो ईरान को लगता है कि वो बिना किसी कीमत के आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ट्रंप के आने के बाद खाड़ी देशों को उम्मीद थी कि अमेरिका उनकी रक्षा करेगा, लेकिन अब उन्हें एहसास हो रहा है कि अमेरिका की जंग में उन्हें सिर्फ कोलैटरल डैमेज की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और इसीलिए वो खुद को इस आग से दूर रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। खाड़ी देश इस वक्त दो पार्टों के बीच में पिसे हुए हैं। एक तरफ ईरान की मिसाइलें, दूसरी तरफ अपनी अर्थव्यवस्था बचाने की मजबूरी। वो जानते हैं कि अगर उन्होंने एक भी मिसाइल तेहरान की तरफ छोड़ी तो पूरा मिडिल ईस्ट धुआं-धुआं हो जाएगा। खाड़ी देशों की ये चुप्पी शांति की कोशिश है या बड़े तूफान से पहले का डर? क्या ट्रंप का 15 सूत्री प्लान इन देशों को बचा पाएगा या फिर ईरान की ये मिसाइलें खाड़ी के चमकते शहरों को अंधेरे में धकेल देंगी? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब फिलहाल हॉर्मुज की लहरों में छिपे हुए हैं। मिडिल ईस्ट की आग अब उस दहलीज पर पहुंच गई है जहां से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आता। ईरान की मिसाइलें खाड़ी के शांत देशों को निशाना बना रही हैं। कतर से लेकर यूएई तक बारूद बरस रहा है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर अरब के ये रईस देश कब तक सहेंगे? क्या खाड़ी के देशों का सब्र अब जवाब दे रहा है? सऊदी अरब में हुई गुप्त बैठक के बाद जो अनुच्छेद 51 का जिक्र हुआ, क्या वो ईरान के विनाश का वारंट है? खाड़ी देश और अमेरिका के बीच का रिश्ता आज एक ऐसे अजीब मोड़ पर है जहां राजनीतिक मंचों पर भले ही ये देश अमेरिका और इजराइल की जंग का विरोध कर रहे हों, लेकिन जब आसमान से ईरानी मिसाइलें गिरती हैं तो उन्हें बचाने वाला सिर्फ अमेरिकी कवच ही होता है। अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ने ही ईरान के ज्यादातर मिसाइलों को हवा में नाकाम किया। खाड़ी देश अमेरिकी सैनिकों की मेजबानी करते हैं और खुफिया जानकारी साझा करते हैं। ईरान सबको एक लाठी से नहीं हाँक रहा, उसने अपनी रणनीति को चुनने वाला रखा है। यूएई पर सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं, जिसके जरिए यूएई और बहरीन ने इजराइल से हाथ मिलाया था। इजराइल से दोस्ती की सजा भुगत रहा दुबई और अबू धाबी। ओमान ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई को बधाई दी, इसीलिए उसे कम निशाना बनाया जा रहा है। ईरान की ये चाल खाड़ी देशों के बीच फूट डालने की है, लेकिन ये दांव उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दुबई के एक्सपर्ट मोहम्मद बहारून कहते हैं कि ईरान खुद अपने खिलाफ एक महागठबंधन तैयार कर रहा है। पिछले बुधवार सऊदी अरब में जो हुआ उसने तेहरान की नींद उड़ा दी। खाड़ी देशों ने साफ कह दिया कि संयुक्त राष्ट्र के अनुच्छेद 51 के तहत उन्हें आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है, यानी अब वो सिर्फ खामोश दर्शक नहीं रहेंगे। अगर कतर के रास लाफान जैसे बड़े ऊर्जा केंद्रों पर हमले जारी रहे तो खाड़ी देश सीधे युद्ध में कूद सकते हैं। अगर यमन के हुती विद्रोहियों ने नया मोर्चा खोला तो सऊदी और यूएई इसे अपनी संप्रभुता पर हमला मानेंगे। ईरान ने कहा कि वो सहयोगियों को तबाह कर देगा, लेकिन यही धमकी उसे अकेला कर रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान की रणनीति बेहद जोखिम भरी है। वो अपने पुराने रिश्तों को जलाकर राख कर रहा है। खाड़ी देश अनंत समय तक अपने नागरिकों पर हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक वक्त ऐसा आएगा जब उन्हें लगेगा कि ट्रंप और इजराइल के साथ मिलकर ईरान के खतरे को जड़ से खत्म करना ही एकमात्र रास्ता है।
ईरान जिस आग से खेल रहा है वो उसके अपने घर को भी जला सकती है। खाड़ी देशों का सब्र टूटना यानी ईरान के लिए गेम ओवर होना। क्या तेहरान अपनी रणनीति बदलेगा या फिर मिडिल ईस्ट में एक ऐसा मोर्चा खुलेगा जिसकी कल्पना किसी ने की ही नहीं थी? ट्रंप की 15 शर्तें और खाड़ी का ये गुस्सा, क्या ये ईरान के अंत की शुरुआत है? मिडिल ईस्ट में मौत का तांडव जारी है। जंग अब चौथे हफ्ते में प्रवेश कर चुकी है और शांति की हर उम्मीद बारूद के धुएं में खोसी गई है। ईरान ने इजराइल के ब्लेन ब्रॉक शहर पर क्लस्टर मिसाइलों से अटैक किया, कोहराम मचा दिया। लेकिन सबसे बड़ी खबर तो परमाणु केंद्रों से आई। ईरान के बुशेहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के बेहद करीब एक प्रोजेक्टाइल आकर गिरा। क्या दुनिया परमाणु तबाही की ओर बढ़ रही है? एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान समझदारी की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ तेहरान इसे फेक न्यूज बता रहा है। देखिए विनाश के इस चक्रव्यूह की पूरी रिपोर्ट। इजराइल का ब्रेमबार्क शहर कल रात दहल उठा। ईरान ने यहां प्रतिबंधित माने जाने वाली क्लस्टर मिसाइलों से हमला किया। क्लस्टर म्यूनिशन यानी वो बम जो हवा में फटकर सैकड़ों छोटे बमों की बारिश करते हैं। इजरायली इमरजेंसी सर्विस के अनुसार इस हमले में 12 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। रिहायशी इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। हर तरफ चीख पुकार और दहशत का मंजर है। ईरान ने साफ कर दिया कि उसकी मिसाइलें अब इजराइल के रिहायशी इलाकों को भी छोड़ने वाली नहीं है, लेकिन असली सनसनी फैली परमाणु ऊर्जा केंद्रों से। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने दुनिया को चौंका दिया है। ईरान के बुशेहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के परिसर में एक अज्ञात प्रोजेक्टाइल आकर गिरा। हालांकि ईरान का दावा है कि प्लांट सुरक्षित है और रेडिएशन का कोई खतरा नहीं है, लेकिन IAEA चीफ राफेल ग्रोसी की सांसें फूल गई हैं। युद्ध के बीच दुनिया की नजरें हॉर्मुज स्ट्रेट पर हैं, जहां से दुनिया का तेल गुजरता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिखा, अपनी नई कंडीशन भी बता दी। ईरान की शर्त है कि गैर दुश्मन जहाज हॉर्मुज से गुजर सकते हैं, बशर्ते उन्हें ईरानी अधिकारियों के साथ तालमेल बैठाना होगा। एक तरफ ये कूटनीतिक दांवपेच चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि वही ईरान अब समझदारी दिखा रहा है। लेकिन तेहरान ने तुरंत पलटवार किया और ट्रंप के दावों को फेक न्यूज करार दे दिया। यानी बातचीत की मेज अभी भी खाली है और बंदूकों की नली अभी भी गर्म। जंग के धीरे धीरे 1 महीने पूरे होने वाले हैं, लेकिन तबाही की भूख कम नहीं हो रही। इजराइल अब ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाने की तैयारी में है, जबकि ईरान ने क्लस्टर बमों से ये दिखा दिया कि वो पीछे हटने वाले नहीं। रणनीतिक जानकारों का मानना है कि बुशेहर के करीब गिरा प्रोजेक्टाइल सिर्फ एक ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। अगर आक्रमण में फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।